नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस के गलियारों से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि अगली 3 महीनों में 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 39,000 करोड़ के अनुबंध को अंतिम रूप देने की वे उम्मीद कर रहे हैं। RKS भदौरिया जी ने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के दूसरे स्क्वाड्रन का संचालन मई के अंत तक किया जाएगा, यानी कि तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन हमारे सामने जल्द ही मई के अंत तक आ सकता है। उन्होंने कहा कि पहला स्क्वाड्रन चालू है और हम अप्रैल में दूसरे स्क्वाड्रन का संचालन करने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें देरी हुई। HAL में काम रुक गया था, जिसके बाद अब ये फिर से शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक हम तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये विमान और जमीन की संपत्ति के लिहाज से 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर की कीमत होगी। तेजस पर भविष्य के कार्यक्रमों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम 83 तेजस मार्क 1A के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो प्राइमरी फोकस है इस वक्त यही क्षेत्र है। अगली तिमाही के भीतर हमें इस पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होना चाहिए। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अस्त्रा MK1 के साथ हथियारों की तरफ भी अच्छी प्रगति हम लोग करने जा रहे हैं। हम अस्त्रा हथियारों को आगे बढ़ा रहे हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियारों का ऑर्डर लगभग 6 महीने या उसके भीतर होगा। इसके अलावा लंबी दूरी की सटीक निर्देशित गोला बारूद भी होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि केंद्र के द्वारा 39 से 74% की FDI में वृद्धि जो हुई है उससे काफी अच्छा असर पड़ेगा। 74% FDI सीमा को समर्थन के साथ देखा जाएगा। यानी कि दोस्तों बहुत ही प्राइमरी रूप से हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो 83 तेजस एयरक्राफ्ट को देख रही है और जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि हमारे पास ये जो एयरक्राफ्ट है वो आ जाए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझने की भी जरूरत है कि इस वक्त दूसरा स्क्वाड्रन भी अब संचालित किया जा रहा है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है भारतीय वायुसेना के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो फिलीपींस और भारत को लेकर आ रही है। भारत और फिलीपींस के बीच संबंध भी अच्छे हैं और इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे के बारे में काफी पॉजिटिव भी सोचते हैं। आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का भी सौदा हो रहा है और कई जो रक्षा प्लेटफॉर्म है उनकी खरीद की बातचीत भी चल रही है। फिलीपींस में भारत के राजदूत ने अभी हाल ही में कहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच कई हथियार प्रणालियों पर चर्चा चल रही है। एक बार यात्रा संभव हो जाने के बाद रक्षा लॉजिस्टिक को देखने वाली संयुक्त समिति इन बातों पर चर्चा करेगी। फिलीपींस और भारत के बीच भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए मूल्य वार्ता हो रही है, जिसका उद्देश्य 2020 में एक सौदे के समापन उद्देश्य से था। यानी कि 2020 में भारत को फिलीपींस के साथ इस डील को फाइनल करना है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में से एक है, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम शामिल है, जिन्होंने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि और समुद्र आधारित संस्करण को खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। दोस्तों आपको बताते हैं कि अभी हाल के दिनों में फिलीपींस ने व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं या बुलेट प्रूफ गियर और सैन्य वाहनों के लिए जो कवच के लिए भारत के साथ कई सौदे किए हैं। बुलेट प्रूफ गियर के लिए हाल ही में फिलीपींस ने एक टेंडर भी जारी किया, जिसमें भारतीय फर्मों ने बोली लगाई है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस के रक्षा उद्योग और रसद सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे फिलीपींस के अलावा भारत इंडोनेशिया को भी अपनी मार्केट के रूप में देख रहा है, जिसको भारत ब्रह्मोस बेच सकता है। और ये स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों चीन इन देशों पर कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि भारत भी अपने इन देशों के साथ काफी अच्छे संबंध बना रहा है और खासकर सैन्य संबंध बना रहा है, ताकि किसी भी हालात में चीन के खिलाफ एकजुट आवाज उठाई जा सके और उसका मुकाबला किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो ALH ध्रुव को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला ALH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर, जिसने 12 mm की भारी मशीन गन से एक सफलतापूर्वक जमीन पर फायरिंग की है, जो समुद्री डाकू जहाजों या तस्करों की नौकाओं के खिलाफ काम कर सकता है। हेलीकॉप्टर को विशेष रूप से दोस्तों आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को विशेष रूप से HAL के रोटरी विंग R&D सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है और ये 19 नई प्रणालियों के साथ आता है। और इस हेलीकॉप्टर को ICG द्वारा विभिन्न भूमिकाओं जैसे सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, आर्म पेट्रोल, कोस्टल सर्विलांस, VIP मूवमेंट्स एंड द नाइट सार मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। HAL ने लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस लीमो और को सिक्योरिटी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 2017 में 16 ALH फिक्स्ड व्हील की आपूर्ति के लिए ICG को 5 साल की अवधि में लगभग 5,126 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले ALH ध्रुव स्क्वाड्रन को मार्च 2002 में इंडियन कोस्ट गार्ड एयर इनक्लेव गोवा में इसके परिचालन के आधार पर इसे कमीशन किया गया था, लेकिन ALH ध्रुव MK3 के इस बैच की उच्च तीव्र
तटीय कर्तव्यों को निभाने के लिए बेहतर नौसेना पेलोड के साथ रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हुए नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल एक बार फिर से भारत के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है। भारत और नेपाल के बीच जैसे कि आपको मैंने बताया कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब नेपाल ने नया नक्शा जारी कर एक दिन के बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद पर भारत पर सिंहमेव जयते का तंज कसा है। ओली ने इशारों पर भारत पर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या फिर सिंहमेव जयते। दरअसल ओली ये कहना चाहते थे कि भारत सत्य की जीत चाहता है या सिंह यानी कि ताकत की जीत चाहता है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि सत्यमेव जयते होगा। ओली ने यह भी कहा कि भारत के साथ दोस्ती को गाढ़ा करने के लिए ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नेपाल ने चीन के साथ अपनी स्थिति को भी स्पष्ट किया है। ओली ने संसद में बताया कि भारत सरकार से सीमा विवाद का मुद्दा उठाया है। वहां के पीएम ने यह भी कहा है कि उन्होंने किसी के दबाव पर भारत के साथ ये मुद्दा नहीं उठाया। साथ ही उनका यह भी कहना है कि नेपाल केवल अपनी जमीन पर दावा कर रहा है। ओली ने कहा कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख हमारा है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत ने अपनी सेना को इन जगहों पर रखकर विवाद का इलाका इसे बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सेना तैनात करने के बाद वहां नेपाली लोगों का जाना भी रोक दिया गया है। इससे पहले पड़ोसी देश नेपाल ने अपना नया मैप जारी करने का ऐलान किया था। इसमें कम से कम 3 इलाके ऐसे होंगे जो भारतीय सीमा में आते हैं। भारत ने कहा कि हमारी पोजीशन यहाँ पर साफ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही में बनी रोड पूरी तरह से भारत के इलाके में है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से मुद्दा उठ गया है और इस बार बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं वहाँ के जो ओली हैं और ये सब का सब हो रहा है वहाँ पे जो मौजूद कम्युनिस्ट सरकार है उसकी वजह से दोस्तों। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि नेपाली सैनिक अगर वो तैनात करता है वहाँ पे तो भारत ने वहाँ पे जवाब देना है और भारत ने अपनी ही ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन किए हैं ना कि नेपाल की। और दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ बता दें कि नेपाल के सैनिकों को यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए, वो भारत के सैनिकों के साथ पंगा ना ले और अपनी ही सीमा में रहे। नहीं तो दोस्तों आपको पता ही है कि भारतीय सेना फिर अच्छी तरीके से ठोकती है इन लोगों को। तो अब यहाँ पर मुद्दा गहराता जा रहा है लेकिन भारतीय सेना भी यहाँ पर सतर्क है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो बलूचिस्तान को लेकर आ रही है। बलूचिस्तान में 2 अलग अलग आतंकी हमलों में मंगलवार को 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने अभी हाल ही में बताया कि फ्रंटियर कॉर्प्स के वाहन पर आईडी का इस्तेमाल कर उसे निशाना बनाया गया जिसमें 6 सैनिकों की मौत हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले महीने की शुरुआत में ही पाकिस्तान ईरान सीमा के नजदीक ऐसे ही आईडी के निशाने में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। यानी कि दोस्तों इस बार दूसरी बार हमला हुआ है जिसमें 7 पाक सैनिकों की मौत हो चुकी है और अब गहराता जा रहा है संकट। आखिर बलूच लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए किसी भी हाल में पाकिस्तान से। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो फिर से लद्दाख सीमा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नहीं दिख रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है और रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि भारत ने भी वहां पर अतिरिक्त सैनिक भेज दिए हैं। भारतीय सेना का कहना है कि चीन के सैनिक गलवान घाटी में टेंट लगाकर उस्काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी पिछले कई सालों से विवादित इलाके में टेंट लगाकर कब्जा करने की कोशिश करती रही है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। चीन ने मई के पहले हफ्ते में लद्दाख में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इससे पहले 5 से 6 मई तक लद्दाख की पेंगोंग झील के पास भारत और चीन की झड़प हुई थी जिसमें दोनों देशों के सैनिकों को काफी गंभीर चोटें आई थी। आपको बता दें कि भारतीय सेना के मुताबिक डेमचोक, चुमार और दौलत बेग गोल्डी इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इससे पहले चीन के सैनिकों ने 2 साल पहले डेमचोक सेक्टर में भारतीय सीमा में 300 मीटर अंदर टेंट लगाया था। भारतीय सेना भी चीन की सेना की हरकतों पर मुंह तोड़ जवाब देती है और जिसमें कई बार हाथापाई भी हो जाती है। हालांकि हर बार टकराव के बाद वजह अलग अलग होती है। दोनों देशों के बीच हाल ही में सिक्किम के नाकुला सेक्टर में झड़प भी हुई थी। सेना प्रमुख MM नरवाने ने हाल ही में कहा था कि भारतीय सैनिक चीन की सीमा पर निगरानी के लिए ठिकाने बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि लद्दाख सीमा पर तनाव बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। अब इसको देखते हुए भारतीय सेना ने भी वहां पर अपने सैनिक भेज दिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात जानना जरूरी है कि चीन की जो सैनिक होते हैं वो सबसे बड़े डरपोक और फट्टू भी माने जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो तालिबान को लेकर आ रही है और तालिबान ने इस बार चौंका दिया है और कश्मीर को बताया है भारत का आंतरिक मुद्दा जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग गया है तगड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें कि कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को शाह देने में तालिबान की हमेशा मौजूदगी रही है। कश्मीरी आतंकवादियों को छुड़ाने में भी तालिबान की प्रत्यक्ष भूमिका रही है। लेकिन अचानक से तालिबान की ओर से कश्मीर को भारत का आंतरिक मुद्दा बताना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। तालिबान ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों को भी खारिज किया है कि वो कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद में शामिल हो सकता है। तालिबान ने साफ कहा है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।